बेटा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, इसका एक्सरसाइज 14.1 करेंगे। यानी उससे पहले थोड़ा बहुत जो है हम लोग देखते हैं कि इसमें है क्या बेटा। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स सिंपली मीन्स numerical data and is field of math that generally deals with collection of data। डेटाओं का कलेक्शन, उनको टेबलेट करना और उनसे इंटरप्रिटेशन करना आप न्यूमेरिकल डेटा का। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बेटा हम लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 9th में भी पढ़ा। उसमें हमने क्या क्या देखा था बेटा? हमने मीन देखा था। क्या देखा था? मीन। मीन क्या मतलब? मीन मीन्स एवरेज। जैसे मान लीजिए किसी यूनिट टेस्ट में किसी पर्टिकुलर बच्चे के 5 सब्जेक्ट्स हैं और 5 सब्जेक्ट्स में यूनिट मार्क्स आए हमारे 18 आउट ऑफ 20, 19, 20, 17, 16 और इसका कहे कि मीन्स पता करो, एवरेज पता करो, तो हम सारे मार्क्स का सम कर देते थे अपॉन नंबर, टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी 5 सब्जेक्ट्स थे तो 5 से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, कुछ ऐसा ही इसमें भी है। हम लोग 14.1 में मीन निकालेंगे बेटा, लेकिन मीन कुछ बड़े न्यूमेरिकल डेटाज का निकालेंगे। जैसे ये हमारा बेटा दे रखा है 4, 5, 9, 9, 12, 21, 21 और 2, 23, 23 और 2, 25 फैमिलीज का क्या किया गया? डेली एक्सपेंडिचर देखा गया है कि उनके घर में पर डे कितना एक्सपेंडिचर होता है, कितना खर्चा होता है। एक सर्वे किया गया, न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किए गए। क्या पाया गया कि 4 फैमिली ऐसी हैं जिसमें 100 to 150, क्या बेटा? 100 to 150 रुपीज एक्सपेंड होते हैं, और 5 फैमिली ऐसी हैं जो 150 से 200 तक स्पेंड करती हैं। 12 फैमिली ऐसी हैं जो 200 से 250 स्पेंड करती हैं, और 2 फैमिली ऐसी हैं जो 250 से 300 रुपीज पर डे स्पेंड करती हैं। ठीक है, और 300 से 350 तक स्पेंड करने वाली 2 फैमिली हैं। तो बेटा ये सब क्या है? ये डेटाज हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में 25 लोगों का सर्वे करके एक ये डेटा कलेक्ट किए गए। फिर उनको टेबुलेट कर दिया गया। ये टेबुलेशन फॉर्म है बेटा। 150 से 150 की 4 फैमिली हैं, तो इसी में बेटा किसी का 125 रुपीज पर डे एक्सपेंडिचर रहा होगा, किसी का 35 रहा होगा, और किसी का 140 भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे 4 लोग थे जो 100 से 150, तो इनको टेबुलेट कर दिया गया है। 135, 140, 146 न लिख करके एक टेबल बना दिया, कि इसे एक रेंज बना दिया। क्या? 100 से 150 खर्चा करने वाले 4 लोग हैं। तो 100 से 150 ये जो ग्रुप है ना, इसको बेटा ग्रुपिंग डेटा कहते हैं। हमने ग्रुपिंग कर दी है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप डाटा। और जो नंबर्स ऑफ हाउस होल्ड हैं, 4 मकान, 4 फैमिली, 5 फैमिली, 12 फैमिली, 2 फैमिली, ये क्या कहलाते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। ठीक है, और एक चीज और बताना चाह रहे हैं बेटा, 100 और 150 में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका एक मिड टर्म ले लेते हैं। जैसे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पढ़ते हैं बेटा, क्या पढ़ना है कि एक ये मान लीजिए हमारा मार्कर है, मार्कर में मास है, तो मास क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग कंसंट्रेट मान लेते हैं। मास तो पूरा बटा हुआ है बेटा, मास पूरा बटा हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इस पूरे मास को क्या करना है? मास का सेंटर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, वो बेटा कहीं यहीं इन 2 उंगलियों के बीच में है, जिसमें बैलेंस हुआ है। क्या मतलब? ये हमारा मार्कर है, मार्कर का जो वेट है, मार्कर का जो मास है, वो इस रेंज के बीच में कहीं है। ठीक बेटा, ऐसे ही 100 और 150 का मिड पता कर लेते हैं, जिसको बेटा क्या बोलते हैं? क्लास मार्क्स।
है 100 और 150 दोनों का सम कर लिया 200 कितना आया बेटा 50 आया 250 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 125 आया 125 पूरा लीड करता है जो क्लास मार्क है इस इंटरवल को लीड करता है 125 को आप ये जूम कर लो कि 125 4 टाइम्स आया है बेटा कितनी बार आया 4 टाइम और इसमें बेटा 175 5 टाइम आया है तो जैसे मान लीजिए हमको एडिट नहीं पता कि 100 से 150 के बीच में कौन कितना कितना रुपया है जो 4 टाइम्स आया तो हमने क्या किया इसको एक क्लास मास पता कर लिया 100 और 150 के बीच में 125 आएगा इसमें 175 आएगा इसमें 225 आएगा और 125 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो fx आ जाएगा है? ये बेटा क्या किसको बताएगा x को बताएगा क्लास जो क्लास मार्क्स है वो हमारा x को बताएगा और f4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो fx आ जाता है ठीक है तो ये बेटा हो गया डेटाज हो गए ठीक और ये फ्रीक्वेंसी हो गई और 100 और 150 के बीच का जो चीज है वो बेटा जो डिफरेंस है 150 को 100 से माइनस कर देते हैं तो 50 आता है 200 से 150 को माइनस करते हैं तो 50 आता है इसमें भी डिफरेंस बेटा किसका किसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है वो क्लास साइज कहलाता है क्लास साइज यहाँ बेटा कितना है यहाँ 50 का क्लास साइज है इन ईच ग्रुप क्लास साइज बेटा h जो है हमारा स्मॉल h कितना है 50 का है ठीक है और एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं बेटा जैसे मान लीजिए किसी का एक्सपेंडिचर 100 रुपीज है और किसी का 45 है 145 है किसी का 150 है तो बेटा 100 वाला एक्सपेंडिचर तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा 149 वाला भी इंक्लूड हो जाएगा लेकिन 150 का एक्सपेंडिचर इस ग्रुप में आएगा ये ध्यान रखना बेटा कहीं हम टैबलेट कर रहे होते हैं तो जो लोअर लिमिट है वो ले लिया जाता है जो अपर लिमिट है वो अगले के लिए छोड़ दिया जाता है और क्या होता है हमेशा जब हम इस एक्सरसाइज में या हम इस तरीके से क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हमारा जो यहाँ पहले ग्रुप का अपर लिमिट है और दूसरे ग्रुप का जो लोअर लिमिट है ये दूसरा एक दूसरे कोइंसाइड करने चाहिए ये दोनों एक होना चाहिए बेटा है यहाँ 150 है तो यहाँ भी 150 होना चाहिए यहाँ 200 है इसका अपर लिमिट 200 है तो इसका लोअर लिमिट भी 200 होना चाहिए यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा हम कर लेंगे ठीक है कोई क्वेश्चन आता है शायद एक क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे इसी फॉर्म का कुछ जो है टेबुलेट करेंगे ठीक है इसका लोअर साइज और इसका अपर साइज और इसका लोअर साइज दोनों एक करेंगे ठीक है तो मीन या एवरेज हम लोगों ने तो 9th में भी सीखा है लेकिन इसमें थोड़ा सा बड़े न्यूमेरिकल वैल्यूज का मीन कैसे पता करते हैं ये हमको सीखना है ठीक है जैसे हमने अभी बताया आपको इसमें 100 और 150 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं एक पर्टिकुलर नंबर ले लेंगे जो इस ग्रुप को लीड करेगा क्या करेगा बेटा इस ग्रुप को लीड करेगा वो क्या होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 जैसे यहां बेटा क्या आएगा 125 क्लास साइज यहां क्या आ जाएगा बेटा दोनों का एवरेज कर लो ये 125 आएगा क्लास साइज यहां ये आ जाएगा बेटा 125 में इन दोनों का जो डिफरेंस था उसका हाफ प्लस कर देते हैं या ये समझ लो 150 और 200 के बीच का डिफरेंस 50 आया 50 का हाफ 25 आया इसमें 25 प्लस कर दो ये 175 ठीक है और इन दोनों का हाफ 225 सब का हाफ ठीक है इसका आ जाएगा 275 और इसका आ जाएगा बेटा 300 कितना बेटा 25 ये क्या है ये क्लास मार्क्स हैं अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2 ठीक है और यदि हमने ये क्लास मार्क्स पता कर लिया तो बेटा ये x को डिनोट करेगा ठीक है और फिर हम ये बेटा f है ये ठीक है तो ये एक हम नया टेबल बना ले fx 4 को हम 125 से मल्टीप्लाई कर दें 175 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें
225 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 275 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 325 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और एक नई टेबल है यहीं से ड्रा कर लेते हैं fx की और उसको फीड कर दें। 125 इंटू 4 यहाँ लिख दें, 175 इंटू 5 यहाँ लिख दें, एक नया कॉलम तैयार कर लें या एक नई इस पैटर्न में एक नया रो तैयार कर लें। फिर fx, जो fx आ रहा है उनका सबका सम कर लें, सम ऑफ fx, और सम ऑफ fx को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिग्मा fx। क्या बोलते हैं, सिग्मा fx। और फ्रीक्वेंसीज का सम कर लें, जो यहाँ 25 आएगा बेटा, ये क्या कहलाएगा, 4 5 9 9 और 12 21 21 और 2 23 और 23 और 2 25, ये क्या कहलाएगा बेटा, सिग्मा f। तो यदि हम सिग्मा fx पता कर लें और सिग्मा f कर लें तो जो मीन आता है बेटा, क्या आता है, मीन, ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना। ठीक, तो अब देखो हमने बताया था कि इसमें बड़े बड़े डेटास का हम लोग मीन निकालेंगे। ठीक है, यदि न्यूमेरिकल वैल्यूज यदि हमारे डेटा लोअर हैं तो हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, और यदि वैल्यूज ज्यादा हैं, हमारा कैलकुलेशन बढ़ रहा है, देखो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, x निकालना पड़ेगा। x क्या है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2 x निकालना पड़ेगा। फिर x को 4 से f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, fx आएगा। तो यदि मल्टीप्लिकेशन हमारे जो x हैं, ये बड़ी वैल्यूज हैं, फ्रीक्वेंसीज बड़ी वैल्यूज हैं, तो हम बेटा डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करेंगे। यदि हमारे डेटा, हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है, स्मॉल हैं, छोटे छोटे हैं, तो हम ये डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, x निकाल लिया, x को f से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक नया कॉलम या एक नया रो तैयार कर लेंगे fx का, और fx का सम कर लेंगे जो सिग्मा fx कहलाता है, और फ्रीक्वेंसीज का सम कर लेंगे जो सिग्मा f कहलाता है, और सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f करेंगे, तो ये हमारा बेटा क्या कहलाएगा, x बार। क्या कहलाएगा, x बार। ये जो x बार है वो डायरेक्ट मेथड से निकल के आया है। ठीक है, अच्छा क्या बेटा, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारी याद है, जैसे इसी क्वेश्चन को हमको करना है, ये इसी एग्जांपल को हमको करना है। क्या ये डेली एक्सपेंडिचर है 25 नंबर्स ऑफ हाउस होल्ड्स की। ठीक है, और इनका मीन निकालना कि एक एवरेज खर्चा हर फैमिली कितना कर रहा है, मीन वो वैल्यू आएगी जो पूरे डेटा को लीड करेगा। ठीक है, ये अलग अलग पता करने की जरूरत नहीं, किसी का 125 आया, किसी का 325 आया, इसका मीन आ जाएगा, एक सेंट्रल वैल्यू आ जाएगी जो ये हमको बताएगी कि 25 परिवारों में 25 फैमिलीज में अप्रॉक्स इतना पर डे खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ये कैलकुलेशन ये हमारी बड़ी है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसका मीन निकालने के लिए, इसका पर फैमिली एवरेज एक्सपेंडिचर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर कोई मीन एज्यूम कर लेंगे। अच्छा, एज्यूम कहां से करेंगे बेटा, जो हमारे क्लास मार्क्स हैं यहां से एज्यूम करेंगे। अच्छा, एज्यूम करने को बेटा जब एज्यूम ही करना है हमको, ठीक है, तो हम 125 को भी एज्यूम कर सकते हैं और 325 को भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बेवकूफी होगी बेटा, है थोड़ा कैलकुलेशन में भी हमको दिक्कत होगी। जो हमारा मकसद है कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम कोई सेंट्रल वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। जैसे देखो यहाँ बेटा 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, ये कितने हैं बेटा, इवन है, सॉरी क्या है, ऑड है। तो 5 में 1 प्लस कर लो, 6 आया, 6 अपॉन 2 कर लो, 3 आया। थर्ड नंबर को हम सेलेक्ट कर लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको एज्यूम्ड मीन लिख लें, इसको एज्यूम कर लें कि हमारा मीन, ये जो एज्यूम्ड मीन है 225 है। ठीक है, तो काम हमारा आसान है। अच्छा, बाई चांस मान लो 6 होते, 1 2 3 4 5 6, तो सेंट्रल वैल्यू हम किसको सिलेक्ट कर ले, तो बेटा हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 6 है तो हम थर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फोर्थ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी एक को भी सिलेक्ट कर लो, हमारे आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ऑड है तो कहने मतलब हमको सेंट्रल वैल्यू सिलेक्ट करना है। अब 225 को हमने एज्यूम कर लिया है, और या 175 को एज्यूम कर लिया है, एज्यूम्ड मीन को, या 275 एज्यूम कर लिया, तो बेटा कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन पे थोड़ा फर्क पड़ेगा,
आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा आसान हो सकती है। यदि हमने प्रॉपर सेलेक्ट कर लिया एज्यूमेंट तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, यदि हमने थोड़ा दाएं बाएं कर लिया तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, एज्यूम मीन निकाल लेते हैं। एज्यूम मीन निकाल नहीं लेते हैं बेटा, सेलेक्ट कर लेते हैं। सेंटर वैल्यू फ्रॉम क्लास मार्क्स, जो हमारे क्लास मार्क्स थे 125, 175, 225, 275, 325 से इसमें हम कोई सेलेक्ट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एक बार नई टेबल बनाते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि नई टेबल नहीं, टेबल तो यही रहेगी, एक रो या एक कॉलम नया बना लेते हैं। जैसे इस पैटर्न पे यदि हम चल रहे तो हमको एक नया रो बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, नया रो बनाना पड़ेगा, और उसमें उस रो को हम, जैसे हमारा एक्स यहाँ हमने ग्रुप लिख लिया है, डेली एक्सपेंडिचर लिख लिया है, फिर क्लास साइज लिखेंगे, एक नया क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, एक नई रो तैयार कर लेंगे, और फिर ये फ्रीक्वेंसी नंबर्स ऑफ हाउस होल्ड तैयार कर लेंगे। तो यहाँ बेटा कितनी रो हो गई, 3। ये तो हमें गिवन था, ये गिवन है, और एक्स एक हम नया बना लेंगे क्लास साइज, और बेटा एक रो और क्रिएट करेंगे। कौन सा, जिसमें हमारे पास होगा, क्या होगा, डी, डिविएशन, डिविएशन एक्स माइनस ए। क्या करेंगे, ये एक्स है और ये ए, तो उसमें मान लीजिए हमारा, हम यहाँ इस कॉलम में भरना है, तो 125 को 225 से क्या करें, x माइनस ए, इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा, -100, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, -50। इसमें से इसी को माइनस करेंगे तो बेटा 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा बेटा प्लस का कितना, 50, ये क्या आ जाएगा, प्लस का 75 आएगा ना, नहीं 100 आएगा, ठीक है, ये 100 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम एक नया रो या नया कॉलम क्रिएट करेंगे, जिसको डिविएशन बोलेंगे, डी से डिनोट करेंगे, और x माइनस ए होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। पहले फार्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब नया हमारा फार्मूला हो जाएगा x बार इक्वल टू ए, कौन सा, जो हमने एज्यूम किया था, प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। एफ डी क्या है, डी ये है जो हमने अभी नया रो तैयार किया था। डी क्या मतलब, एक्स से ए को माइनस कर देंगे, 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 ठीक है। इस टर्म में क्या होगा, यही x होगा और यही a होगा, ठीक है। x ये होगा और a ये होगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो d आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, f को d से मल्टीप्लाई करेंगे और एक नया रो तैयार कर लेंगे, एफ डी। तो इस केस में बेटा कितने रो और क्रिएट करना पड़ेगा, एक तो हमारे, ये हमारा मान लो क्वेश्चन है, तो ये दिस एंड दिस गिवन होगा। फिर हमको क्लास साइज x के लिए एक नया रो बनाना पड़ेगा, एक रो ये बना लिया, फिर एक d के लिए रो बनाना पड़ेगा, d के लिए रो बनाना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, x माइनस ए, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, एंड दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, क्या होगा बेटा, d होगा। और एक नया रो और बनाएंगे, जो जिसमें हम क्या करेंगे, d और f को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी, जो d और f का मल्टीप्लिकेशन है उसका सबका सम कर लेंगे, सिग्मा एफ डी आ जाएगा, और सिग्मा एफ डी में फिर सिग्मा f से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा d बार आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हम a को प्लस कर लेंगे तो हमारा x बार आ जाएगा। जो ये मेथड है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा f, ये क्या कहलाता है, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो दो मेथड हम लोगों ने देख लिया, कौन कौन सा देख लिया, हमने देख लिया एक तो डायरेक्ट मेथड जो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कर देंगे, और दूसरा एज्यूम्ड मीन देख लिया, जिसमें हम एक सेंट्रल वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं और डिविएशन क्रिएट कर लेते हैं, डिविएशन बना लेते हैं, ठीक है, डी एक्स माइनस ए, और फिर जो डिविएशन आता है उसको एफ से मल्टीप्लाई करके एक
नया एफ डी क्रिएट कर लेते हैं, एफ डी में एफ से डिवाइड कर दिया और ए को प्लस कर दिया, तो हमारा एक्स बार आ गया, जो एज्यूम्ड मीन मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है? एज्यूम्ड मीन मेथड। अच्छा, कभी कभी क्या होता है बेटा, यदि हमने ये डिविएशन क्रिएट किया है तो डिविएशन भी थोड़ा सा बड़ा हमको दिखता है, एक्स माइनस से थोड़ा सा बड़ा दिखता है, तो यदि हम उसमें क्लास साइज से डिवाइड कर दें, जैसे इसमें क्लास साइज कितना बेटा 50, कितना बेटा 50, 125 से 225 को माइनस करोगे तो बेटा आ जाएगा माइनस का 100, और माइनस का 100 में 50 से डिवाइड कर दोगे तो बेटा माइनस का 2 आ जाएगा, तो और छोटा हो गया। हमारा कैलकुलेशन जो है और छोटा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यू क्रिएट कर लेते हैं। क्या बेटा क्रिएट कर लेते हैं? यू। यू क्या है? जो हमने डिविएशन किया है, जो हमने डिविएशन किया है उसमें एच से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एक नया रो और बना लेते हैं, यू। ठीक है, अब क्या करते हैं, एफ को यू से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे यहां क्या करते थे, इस केस में एफ को डी से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें एफ को डी से मल्टीप्लाई करके एफ को यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर यू बार आ गया हमारा। यू बार क्या हो जाता है, सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, और यू बार को हम यदि ए में प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है बेटा, मीन आ जाता है, एक्स बार आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा और कैलकुलेशन आसान हो जाता है। यदि हमारे वैल्यूज, हमारे न्यूमेरिकल डेटा लार्जर हैं तो हम ज्यादातर इस फार्मूले का यूज करते हैं, और ये फार्मूला क्या कहलाता है, स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, तो ये तो हमने थोड़ा सा फेमिलियर कर दिया है आपको कि चीजें इसमें क्या क्या हैं। एच क्या बेटा, क्लास साइज, दोनों का डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ये हो गया क्लास साइज एच। और क्या था बेटा, डिविएशन क्या है, जो हमने एज्यूम किया है ए को, तो एक्स से ए को माइनस कर देते हैं, तो जो डेटा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आती है वो डिविएशन कहलाती है। ठीक है, ठीक। और क्लास मार्क्स क्या है बेटा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज, जो पूरे ग्रुप को लीड करता है वो क्लास मार्क्स कहलाता है। ठीक है, तो इन्हीं जानकारियों के आधार पे, ठीक है, हम एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज, 14.1, ठीक है, चैप्टर 15 का स्टेटिस्टिक्स। अच्छा, इस चैप्टर में क्या होता है, हमको अपने पास से कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, एक पैटर्न है, उसी पैटर्न पे चलना है। हम दिमाग लगाते हैं, हमारे पास है, हम लगाते हैं। कब लगाते हैं, जहां हमको लगाना होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, हाइट एंड डिस्टेंस है, उन चैप्टर में हम खूब अपना खेलेंगे। ठीक है, खूब अपने ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें बेटा एक निश्चित पैटर्न है, बस उसी पैटर्न पे चलना है। पैटर्न क्या है, हमको ये बता दिया गया है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज कम है तो डायरेक्ट मेथड से आप कर लो, न्यूमेरिकल वैल्यूज यदि हायर हैं तो एज्यूम कर लो, यदि और हायर हैं तो स्टेप डिविएशन मेथड से कर लो। और स्टेप डिविएशन मेथड में ये आइडेंटिटीज हैं, इनका यूज करना है। ठीक है, एज्यूम मेथड में एक्स बार निकालना है, मीन निकालना है, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को बड़े प्यार से करेंगे। ठीक, इस चैप्टर को बड़े प्यार से करेंगे, और इसमें हमको थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज कम करनी है और मार्क्स अच्छे पा लेने हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खूब प्यार से करेंगे। ठीक है, कम मेहनत में ज्यादा फायदा मिलेगा। ये नोट कर लो बेटा, फिर एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 हमने 14.1 का नोट कर रखा है। कहा था कि नंबर्स ऑफ प्लांट्स 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 को नंबर्स ऑफ हाउसेस इन्होंने प्लांट कर रखा है। 1 हाउस ऐसे हैं जिन्होंने प्लांटिंग कर रखी 0 से 2 प्लांट्स की। ठीक है, किसी ने नहीं लगाया है प्लांट, किसी ने 1 लगाया है। ठीक है, तो एक परिवार ऐसा है जो 0 से 2 की रेंज में आता है। 2 फैमिलीज ऐसी हैं जो 2 भी, जिन्होंने हो सकता है 2 प्लांट्स लगाया हो, या हो सकता है 3 प्लांट्स लगाया हो। ठीक है, 4 वाला बेटा इसमें आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ग्रुपिंग कर दी गई है और डेटा अवेलेबल करा दिए गए हैं कि नंबर्स ऑफ प्लांट्स
0 से 2 1 फैमिली का है, 2 से 4 2 फैमिलियों ने ऐसा किया है कि या तो 2 प्लांट्स लगाएं या तो 3 प्लांट्स लगाएं, ठीक है। और 1 फैमिली ऐसी है जो या तो 4 प्लांट लगाई या 5 प्लांट लगाई। तो इस तरीके से ग्रुपिंग कर दी गई है, ठीक है। हमसे कहते हैं इसका मीन निकालो। क्या निकालो? कि नंबर्स ऑफ प्लांट्स जो प्लांट किए गए हैं इनका मीन निकालो। और हमसे ये भी कहा है कि तो आपके विवेक पे है कि आप कैसे निकालो, लेकिन हमको बताओ कि कौन सा फार्मूला, कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा मेथड आप यूज करोगे और क्यों करोगे, ठीक है। तो क्या बेटा हमने क्या बताया था कि 3 मेथड थे। एक डायरेक्ट मेथड था, जिसमें क्या करते थे, क्लास साइज पता कर लेते थे। क्लास साइज मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, क्लास मास पता कर लेते थे। और क्लास मास x आया, x को f से मल्टीप्लाई करते fx पता कर लेते थे और fx का सम करते थे जो आया, और f का जो सम आया fx के सम से f के सम को डिवाइड कर देते थे, तो हमारा बेटा मीन आ जाता था। ये कब करेंगे डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड तब करेंगे कि हमारे जो वैल्यूज हैं, हमारे जो डेटाज हैं वो स्मॉल हो। तो बेटा देखो हमको तो दिख रहा है कि बेटा सारे वैल्यूज तो स्मॉल हैं, इसमें तो हम कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो हम बेटा कौन सा मेथड यूज करेंगे? डायरेक्ट मेथड। रीजन क्या बता देंगे कि गिवन वैल्यूज f and x are small, therefore we can use direct method. डायरेक्ट मेथड कैसे करेंगे बेटा? हमको क्लास मास पता करना होता है ना, क्लास मास। तो 0 और 2 का क्लास मास क्या आ जाएगा बेटा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। 2 और 4 का कैसे करते हो? 4 प्लस 2 6 आया, 6 को 2 से डिवाइड कर दिया 3 आया, ठीक है। 6 प्लस 4 10 आया, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया 5 आया। अब देखो इनमें 2 का डिफरेंस आता जा रहा है, तो हम अब ऐसे यहां ना करके यहीं से कर लें। 5 2 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। और 9 और 2 11 हो गया, और 11 और 2 13 हो गया है। 12 और 14 के मिड में हमारा 13 आएगा। 13 क्या इस पूरे ग्रुप को लीड कर रहा है? कौन सा ग्रुप? जो 12 to 14 है, 12 to 14 को जो है 13 लीड कर रहा है। फिर हम fx पता कर लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया 1 आ गया बेटा, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आया। 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35 आया। और 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया 54 आया, ठीक है। और 6 को 9 से मल्टीप्लाई हो गया। 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया 22 आया। और 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बेटा fx तैयार कर लिया। क्या तैयार कर लिया? fx है। और फिर फार्मूला हमारा क्या है बेटा? x बार इक्वल टू क्या है? मीन इक्वल टू है हमारा मीन क्या है? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा क्या बताता है? सम, fx का सम और f का सम। f का सम हमारे हमको दे ही रखा है कि 25 फैमिली ऐसी हैं। आप प्लस कर लो 3 to 5 5 6 11 11 और 5 16 16 और 1 17 17 और 3 ये 20 फैमिलीज है ना बेटा? 20 है। 3 to 5 5 6 11 11 5 16 16 और 1 17 17 to 19 19 और 1 20, ठीक है। अब fx का सम कर लेते हैं, जो सिग्मा fx का लाएगा 9 2 11 11 4 15 15 5 20 20 5 25 25 और 6 25 और 6 31 1 32 के 2, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान देना बेटा। हाँ था 3 फिर 3 3 6 6 5 11 11 2 13 13 3 16, ठीक है। और एक फिर बता देना आपको, ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होती है, तो केवल हमारी मिस्टेक नहीं मानी जाएगी बेटा, आपकी भी मिस्टेक मानी जाएगी, क्यों? हम और आप मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये कैलकुलेशन पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो क्या करेंगे बेटा? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f है। तो x बार हो गया हमारा, सिग्मा fx आया हमारा 162 और 20 ये आ गया, ठीक है। एक जो यहां से कैंसिल कर देते, एक यहां पॉइंट लगा देते। 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो 8.1 क्या बेटा? 8.1 एवरेज आ गया किसका है? कि 8.1 जो है हमारे मीन जो है हमारा प्लांटिंग का
है वो है हमारा 8.1। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है। ठीक है, अपने सोल्यूशन के फॉर्म का कहता है कि डेली वेजेस किसका बेटा, डेली वेजेस 50 वर्कर्स का। ये है, ये जो हमारी वर्कर्स हैं 12 वर्कर ऐसे हैं जो 100 से 120 के बीच में अर्न करते हैं। उनका जो डेली वेजेस है वो 100 टू 120 है। कितने फैमिली का, 12 फैमिली का। 120 टू 140 है 14 फैमिली का। कहता है कि इनका किसका, 15 वर्कर्स का मीन वेजेस पता करो। मीन वेजेस पता करो कैसे, बाय एप्रोप्रिएट मेथड, कोई उचित मेथड से। कौन कौन से मेथड है हमारे पास, हमारा डायरेक्ट मेथड है, हमारे पास एज्यूम्ड मेथड है, और एक मेथड और है स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें। ठीक है, तो हम क्या करें, एक कॉलम और तैयार करते हैं। कैसा, किसके लिए, हमको क्लास मार्क्स तो पता ही करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा, क्लास मार्क्स पता करना पड़ेगा। ऐसे तो हमारा काम चलने वाला है नहीं, तो पहले क्लास मार्क्स पता कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा सोचेंगे कि हमको करना क्या है। ठीक है, क्या करें बेटा, 100 और 120 है, हमने क्या बताया था, क्लास मार्क्स जो है क्या होगा, इन दोनों का सम अपान 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2। 100 और 120 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 110 आएगा। कितना आएगा, 110। ठीक है, इन दोनों के सम को डिवाइड करेंगे तो 260 आया, 260 को 2 से डिवाइड करेंगे 130 आया। ठीक है, अब देखो 20 का डिफरेंस आता जा रहा है, तो आप कर लो 150, 170 और 190। ठीक बेटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हम डायरेक्ट मेथड करते हैं, क्या करते हैं बेटा, डायरेक्ट मेथड, तो हमको एफ निकालना पड़ेगा। ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ये एफ है। ठीक है, एफ निकालना पड़ेगा और फिर एफ का सम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि दिस इंटू दिस यहां करेंगे, दिस इंटू दिस यहां लाएंगे, दिस इंटू दिस यहां लाएंगे, ये एफ हो जाएगा, और इनका सब यहां सम करेंगे, और जो हमारे 50 आएगा यहाँ, ये 50 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, यहां जो सम आएगा एफ का आएगा, सिग्मा एफ, और ये सिग्मा एफ है, डिवाइड करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन लंबा दिख रहा है। 12 को 110 से मल्टीप्लाई करो, 14 को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे को हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक को एज्यूम कर लें, मीन को हम एज्यूम कर लेते हैं, और मीन को एज्यूम करने के लिए हमने क्या कहा था कि सेंट्रल वैल्यू लेते हैं। 1 2 3 4 5 है, तो ये हम इसको ए एज्यूम कर लेते हैं, किसको, 150 को, इसको ए एज्यूम कर लेते हैं, तो ये सेंट्रल वैल्यू हो जाएगी। तो क्या होगा, डिविएशन पता कर लेते हैं। क्या पता कर लें, डिविएशन, डी क्या है हमारा, है x माइनस ए। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 110 से 150 को माइनस करो तो 140 आ गया, सॉरी कितना आ गया, माइनस का 40। ठीक है, 130 से 150 को माइनस करोगे तो बेटा -20 आया, और 150 से 150 को माइनस करोगे तो बेटा 0 आ जाएगा, और 170 में 150 को माइनस करोगे तो बेटा प्लस का 20 आएगा, और 190 में से 150 माइनस करोगे तो प्लस का 40 आ गया। अब हमको यदि एज्यूम्ड मीन मेथड से करें तो हमको 110 से मल्टीप्लाई न करके 12 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी 110 से मल्टीप्लाई 12 को ना करके -40 से 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक एफडी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, एफडी। लेकिन हमने देख रहे हैं बेटा -40, -20, 20 और 40 को और रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे बेटा, h से, h डिवाइड करके, h का मतलब क्लास साइज से। ठीक है, क्लास साइज कितना बेटा, 20 का साइज है, 140 - 120 कितना आएगा, 20। यदि हम 20 से डिवाइड कर दें, d - h कर दें, क्या करना बेटा, d - h, और ये क्या कहलाता है, हमको आ रहा u कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, u।
तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा हमारा डेटा हो जाएंगे, हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी वो और छोटी हो जाएंगी। तो ठीक है, -40 में हम 20 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो कितना आ गया -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +2, ठीक है बेटा। ये बोर्ड तो ऐसे ही भरा जा रहा है, चलो ठीक है। अब क्या करना है आपको, एफ यू निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एफ यू, ठीक है। तो एफ हमारा यहाँ है और यू हमने यहाँ निकाल के रखा। तो 12 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा आ जाएगा हमारा -24, ठीक है। 14 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा -14, और 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, हर अंडरलाइन देख रहे हैं ना, तो 0 आ जाएगा, और 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया, और 10 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 20 आ जाएगा। 10 2 जा 20, यू है ना बेटा, 6 1 जा 6, 8 0 जा 0, और 14 1 जा 14, और 12 2 जा 24। अब देखो ये तो हमारा 50 आ गया सिग्मा एफ, और ये कितना आएगा, ये देखो बेटा, ये प्लस का 26 आया, कितना प्लस का 26 आया, और ये बेटा 4 4 देख रहे ना बेटा, कैलकुलेशन 4 4 8 और 2 1 3, माइनस का 38 आया, कितना आया -38। इसमें हम ये माइनस करते हैं तो 8 से 6 जाएगा 2, और 3 से 2 जाएगा 1, -12 आया, तो ये हमारा आएगा बेटा -12। देखो कितना आसान हो गया, ठीक है। तो अब क्या करें, फार्मूला क्या था हमारा, क्या बेटा, फार्मूला था, यदि हम इस मेथड से करते हैं, ये हमने क्या तैयार कर लिया, जो हमने प्रोसेस अपनाया है, जो हमने तैयारी की है, ये बेटा कौन सा मेथड है, स्टेप डिविएशन मेथड। कौन सा, स्टेप डिविएशन मेथड का हमने खाका तैयार किया है। तो इसका आइडेंटिटी हमारी x बार इक्वल टू क्या बेटा, a, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ यू, ठीक है, अपान सिग्मा एफ इंटू क्या बेटा एच। देखो यहां एच से डिवाइड किया, ठीक है, तो यू आया। तो अब हम हर स्टेप में डिवाइड करके रिड्यूस कर दिए हैं, फिर लास्ट में इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वही हमारा बेटा ये क्या है, डी हो जाएगा, सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ हो जाएगा, ठीक है। तो एच से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आर एक्स बार। अब बेटा एज्यूम मीन हमारा क्या था, 150 लिख लेंगे, ठीक है, प्लस हमारा एफ यू कितना आया बेटा, सिग्मा एफ यू बहुत छोटा आया, कितना -12 आया, और सिग्मा एफ कितना आया था हमारा 50 आया, ठीक है, और क्लास साइज हमारा कितना है 20 का है। डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट कितना 20, जो हमारा h है, ठीक है। अब देखो कितना आसान हो गया, सॉल्व कर लेते हैं, एक 0 यहां से 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारा 150 माइनस 12 टू द 24 अपान कितना बेटा 5। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, ठीक है, हाँ, ये ना समझना कि सभी समझे, आपको भी समझना है। 5 4 जा कितना आएगा बेटा, 5 4 जा 20, और 4 बचा 40 हो जाएगा, और 5 8 जा 40, क्यों सही ना बेटा, 5 8 जा 40, 0 करीब, और 4 5 4 जा 20 24। आइए माइनस कर देते हैं बेटा, 10 से 8 जाएगा 2 आया, यहाँ बचा 9 में से 4 जाएगा 5 आया, 9 में से 4 गया 5 आया, और ये 4 बच रहा है यहाँ, और यहाँ 145.2 आया, किसका मीन वेजेस, 50 वर्ष का उसका मीन वेजेस। पूरे टेबल में आप ये एज्यूम कर सकते हो कि जो है 142.5 रुपीज पर फैमिली है, पर वर्कर, सॉरी ये वर्कर है, पर वर्कर का अर्न कर रहा है, कितना अर्न कर रहा है 145.2, ठीक है। तो देखो ये
हमने स्टेप डेविएशन मेथड से कर लिया है, तो ज्यादातर आपको स्टेप डेविएशन मेथड से कर लोगे तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। बहुत बच्चे घबराते हैं, कहते हैं कि हम डायरेक्ट मेथड से कर लें। अरे भाई, हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे ही क्यों? ये मेथड जो है, स्टेप डेविएशन मेथड है या एज्यूम्ड मीन मेथड है, ये हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, हमारी सुविधा के लिए, इसलिए हम इन्हीं मेथड को अपनाएंगे। डायरेक्ट मेथड कब अपनाएंगे? जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था, जब हमारे डेटास, हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं f और x है वो स्मॉल होंगी, तो हम डायरेक्ट मेथड करेंगे। ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हमको दिखेगा, तो हम क्या करेंगे? एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। बस आज इस सेशन में बेटा चलिए इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हम अगले सेशन में करेंगे। खूब प्यार से करो बेटा, खूब मन लगा करके करो, ना करना तो ना करो, लेकिन करो तो खूब कंसंट्रेट होके करो, खूब दिल से करो, ठीक है बेटा। आज ये सेशन इतना ही करते हैं, ठीक।